मेरा नाम बिरजू है और मैं 30 साल का हूँ। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। इस शहर में जब मैं आया था तब मैंने एक बहुत हसीन पल जिए थे, वह भी एक आंटी जी के साथ। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरी खुद की है। मैं खुद ही सारा मेहनत किया और मजे भी लिए थे। मैं 1 साल पहले कविता जी के यहाँ काम करता था। तब मैंने वह सब कुछ बहुत मजे से लेकर किया था। कविता जी और उनकी देवरानी सुनीता, उनका बहुत बड़ा परिवार था। कविता जी का एक बेटा था, शरद, और उसकी पत्नी सुमन। शरद अपना बिजनेस संभालता था और पत्नी सुमन घर का काम करती थी। जब भी वह यह बात अपने पति से कहती कि उसे नौकरी करनी है तो उसका पति हाँ ही कहता, लेकिन वह अपने सुमन अपने चाची से डरती थी, क्योंकि वह पूरे घर पर राज करती थी और थोड़ा गुस्सैल भी थी। कविता जी बहुत ही नम्र थी, वह बहुत मीठा बोलती थी। वैसे तो वह 45 की थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थी। उनके पति 10 साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। वह अपने जीवन में अकेली थी। वह सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन कहीं न कहीं वह बहुत ही अकेली थी। पूरा घर परिवार भरा पूरा था, लेकिन वह अकेली थी। हम बहुत दिनों से एक दूसरे के करीब आ गए थे। जब शरद की शादी नहीं हुई थी तब एक दिन कविता जी नहा रही थी और उनकी देवरानी कहीं गई हुई थी। उस दिन दुर्भाग्यवश घर में कोई नहीं था, सौभाग्यवश घर में कोई नहीं था। तब अचानक से उनका पैर फिसल गया और जोर जोर से वह चिल्लाने लगी। घर में सिर्फ मैं था। मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके पैर में मोच आ गया था। वह फिसलकर गिर चुकी थी। मैंने उन्हें उठाया और कमरे में लाया, जिसके बाद मैं डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर घर में आया। उसने देखा तो उनके पैरों में मोच आ गया था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, जिसके बाद कविता आंटी को आराम करने के लिए कहा गया। डॉक्टर के कहे जाने के बाद मैं कविता से कहा, आपको कुछ जरूरत होगा तो मुझे बता देना। उस समय उनके पैर में बहुत ज्यादा चोट था, जिस वजह से मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में मुझे याद आया, वह उस समय बिल्कुल खुले किताब की तरह थी और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं शर्म के मारे अपने यह सर नीचे कर लिया। जब मैं वहां से जा ही रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ पीछे से पकड़ लिया और कहा, बिरजू, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो ना हो तुम इस समय के बारे में सोच रहे हो जब तुमने मुझे उठाकर बाहर लाया था। मैंने कहा, कविता आंटी, अब आपका पैर कैसा है? वह कहने लगी, मेरा पैर ठीक है। मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ और तुम मुझसे कुछ और ही बातें कर रहे हो, कुछ और ही जवाब दे रहे हो। मैं वहां से जाने लगा तब उन्होंने फिर से मेरा हाथ खींच के अपने तरफ कर लिया और वह खुद ही अब मेरा पकड़ कर कहने लगी, बस बिरजू, अब समझो मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे थोड़ा झिझक हो रहा था। वह कहने लगी, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है बिरजू। मैं जानती हूँ तुम इसलिए शर्मा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और उम्र में तुमसे थोड़ी बड़ी भी हूँ। लेकिन तुम यह भी तो सोचो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? क्या तुम मेरे साथ वह सब करना पसंद नहीं करोगे? अब मैं क्या कहता। मैं भी अपने जीवन में बहुत अकेला था। मुझे भी वही चाहिए था जो वह मुझे दे रही थी। उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा, जिसके बाद मैं भी तैयार हो गया।
उन्होंने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और अपने वहाँ पर रख दिया। अब मुझे भी मज़ा आने लगा था। मैंने भी बड़े ही मज़े से उन्हें लेना शुरू कर दिया और उनको देना भी शुरू कर दिया। वह भी कहे जा रही थी, बिरजू और बिल्कुल रुकना मत। वह जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा सहयोग कर रही थी। वह बहुत ही मज़े के साथ मेरा साथ दे रही थी और मैं भी उन्हें बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने भी उन्हें बहुत ज़्यादा सेवा दिया, जिसके बाद कितना मेहनत किया, जितना उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को आज मैंने खूब संभाल कर रखा और खूब अच्छे से सेवा किया। जब हम दोनों मजे से चूर हो गए थे तो उन्होंने कहा, कैसा लगा तुम्हें बिरजू वह मेरी बड़ी प्रॉपर्टी? मैंने कहा, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है आंटी जी। मैं तो आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं देखा था आज तक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर हम दोनों अब बहुत ज़्यादा मिलने जुलने लगे थे। जब भी घर में कोई नहीं रहता तो हम वही काम करते थे और यह हमें सिर्फ रात को मिलता था, सबके सो जाने के बाद। कविता आंटी अपने कमरे में अकेले सोई थी। वह मुझे इशारा कर देती थी, जिसके बाद मैं समझ जाता था कि सब चीज़ सही है और रास्ता साफ है। कविता सब लोगों के सोने के बाद ही आंटी मुझे इशारा देती थी, जिसके बाद मैं खिड़की से उनके पास जाता था। कविता आंटी के देवर और देवरानी वह भी अपने कमरे से बहुत कम बाहर आते थे और अब उनके बेटा बहू वह दोनों भी जॉब कर रहे थे। बहू ने भी किसी तरह अपनी चाची को मना लिया। इसके बाद वह भी अब ऑफिस जाने लगी थी और हमें बहुत ही आराम से वह समय मिल जाता था। दिन में भी वह समय आराम से मिलने लगा था, जिसमें हम अपनी मेहनत वाला काम करते थे। वह भले ही 45 की हो गई थी, लेकिन फिर भी किसी से कम नहीं थी। खूबसूरती में ना तो और किसी चीज़ में। मैं सब चीज़ों में अभी भी बहुत अच्छी थी और मेरी तरह मेहनती थी। मैं भी उन्होंने खुद ही मुझे मेहनत करवाया था मुझसे। समय समय पर बुलाकर और करवाती भी रहती थी और मुझे भी यह सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं हमेशा पहुंच जाता था और उनको वह सेवा देता था जो वह कहती थी। एक दिन कविता आंटी की देवरानी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वह कविता आंटी के कमरे में आकर सोई हुई थी और मुझे यह सब बात पता नहीं था, क्योंकि आज मैं घर से किसी काम से बाहर था। जब मेरा बहुत मन हो रहा था तो मैं उनसे मिलने के लिए खिड़की के सहारे अंदर गया, लेकिन इसलिए मैं उन्हें बिना बताए ही आज खिड़की के सहारे अंदर गया था। उनके कमरे में आ गया। जब मैं कमरे के अंदर आया तो वह दोनों चादर ओढ़कर सो रही थी। मुझे नहीं समझ आया कि उनके साथ कौन सोया हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आया। आज वह मुझे नहीं बुलाई और पता नहीं किसके साथ सोई हुई है। मैंने आओ देखा ना ताव और गुस्से से कंबल झटक दिया। तब कविता आंटी की देवरानी गुस्से से गुर्रा उठी। वह कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी कंबल कैसे खींची और तू हमारे कमरे में क्या कर रहा है? इतनी रात को क्या करने आए हैं? तब मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या बोलूं। तब कविता आंटी ने मुझे बचाया। वह कहने लगी, अरे तुझे कहा था ना कि इस कमरे में बहुत ज्यादा कॉकरोच हो गए हैं, आकर थोड़ा सफाई कर देना। इसलिए तू आया है क्या? तू रात में ही आ गया? तुझे कंबल के ऊपर कॉकरोच दिखे थे क्या? वह कहने लगा, हाँ मालकिन, मैं यही कहने वाला था। मुझे कॉकरोच दिखा था, जिसकी वजह से मैंने कंबल झटक कर फेंक दिया। कविता आंटी की देवरानी कहने लगी, तू पागल है क्या? बता नहीं सकता था कि तू कॉकरोच झटक रहा था?
मैं डर गई थी। पागल कहीं का, आगे से बता कर करना और ठीक से करना। ठीक है, अब अभी हो गया। अब तू कल आना सफाई करने के लिए। अभी जाकर मुझे यह कहकर मुझे भेज दिया। मैं बाहर आया तो तब मेरे जान में जान आई। आज तो अच्छा फंस जाया रहता। वह तो मालकिन का भला हो जो इन वक्त में उन्होंने मुझे बचा लिया। दूसरे दिन जब उन्होंने मुझे इशारा किया कि रास्ता बिल्कुल साफ है, तब मैं उनके कमरे में आया और वह मुझे डांटने लगी। कहने लगी, देख बिरजू, मैंने अपने अकेलेपन के लिए की वजह से तुझसे दोस्ती कर ली, लेकिन हाँ, हमारे बारे में घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तू अपना कान खोलकर सुन ले। मैंने कहा, मैंने जी आंटी जी कहा, मैं आपसे ध्यान रखूंगा। मैं आपसे जब तक आप इशारा नहीं दोगी मैं नहीं आऊँगा। तब जाकर उन्होंने फिर मुझे अपने सेवा का मौका दिया और मैंने उन्हें खूब मेहनत करने का अवसर दिया। दोस्तों, देता रहा और देता रहा। तो इस तरह से आंटी और मेरा दोस्ती था और घर में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।